गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे ही 20 की संख्या पार होगी हम क्लास को शुरू करेंगे। सबके आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 20 की संख्या पार होगी हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। अब 20 लोग आ चुके हैं, अब हम क्लास को शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बहुत समय से है, बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं। बोला जा रहा था कि 45 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स कभी नहीं आए हमारे देश में 1972 के बाद। अब जब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, एनएसएसओ, वो जो डेटा रिलीज की है उसके हिसाब से पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रही है। तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट पे हम नहीं पढ़ेंगे, हमको कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है, यूपीएससी से रिलेटेड नॉलेज लेना है, जो हमारे सिलेबस में उसके बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल डिबेट में ना हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे ना आप अपने तैयारी के समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट होने के लिए यदि कोई व्यक्ति विलिंग टू वर्क है, पहला पॉइंट, अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। विलिंग टू वर्क, दूसरा अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसके बावजूद भी अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा, विलिंग टू वर्क और अवेलेबल टू वर्क। जब दोनों चीजें हैं उसके बाद भी उस इंसान को काम नहीं मिल रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयड डेटा कौन कैलकुलेट करता है? अनएम्प्लॉयड डेटा का कैलकुलेशन, उसका डेटा का मेंटेनेंस, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई। इसके अंडर में नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनएसएसओ। जो एनएसएसओ है उसके अंडर में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को गैदर किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब एनएसएसओ क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, वो डिपेंड करता है कि वो इस देश की लेबर फोर्स का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो एनएसएसओ के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति लेबर फोर्स का पार्ट है तभी उसको हम एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अब लेबर फोर्स का पार्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये डिपेंड करता है उस आदमी की एक्टिविटी स्टेटस पे। ठीक है, तो एनएसएसओ का कहता है कि लेबर फोर्स का अगर आप पार्ट हो तभी आपको हम एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालेंगे। लेबर फोर्स का पार्ट होने के लिए उसके उस आदमी के या औरत के एक्टिविटी स्टेटस को ध्यान में रखा जाएगा। अब एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है? एम्प्लॉयड उसको कहा जाएगा कि जो भी व्यक्ति सर्वे करने के समय किसी एम्प्लॉयमेंट में या किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसको एम्प्लॉयड बोला जाएगा। अनएम्प्लॉयड उसको बोला जाएगा जो अवेलेबल है काम करने के लिए, विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन कोई भी सेक्टर में उसको जॉब नहीं मिल रहा है। और ये दो पार्ट करेंगे, ये दो हैं आपके एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ये मिलकर बनाएंगे लेबर फोर्स। तीसरी कैटेगरी वो होगी जो ना जॉब ढूंढ रहे हैं और ना जॉब करने के लिए अवेलेबल है। ये तीसरी कैटेगरी आपकी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होंगी। इनकी एक्टिविटी स्टेटस ये है कि ना वो विलिंग है काम करने के लिए और ना ही अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, तो हमने बेसिक चीजें देखी। सबसे पहले ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो अवेलेबल है, विलिंग है काम करने के लिए, उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया।
एनएसएसओ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करता है, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड तब बोला जाएगा जब वो लेबर फोर्स का पार्ट बनेगा। लेबर फोर्स का पार्ट बनने के लिए उसके एक्टिविटी स्टेटस को चेक किया जाता है। एक्टिविटी स्टेटस में या तो व्यक्ति एम्प्लॉयड होता है, जब सर्वे किया जा रहा है उस समय वो कोई जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा अनएम्प्लॉयड होगा जब वो विलिंग है, अवेलेबल है, उसके बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होगी वो व्यक्ति ना विलिंग है ना अवेलेबल है। तो लेबर फोर्स का कौन पार्ट बनाएंगे? हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स का पार्ट बनाएंगे वो है एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, एक्टिविटी स्टेटस के हिसाब से। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया? क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 100? यस या नो में जवाब दें। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दर की बात कर रहे हैं, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट दर का कैलकुलेशन होगा टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जितने भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 100? क्या ये होगा? हाँ या ना में यस या नो टाइप करके जवाब दे सकते हैं आप लोग। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द एज ऑफ 60 इनटू 100? क्या ऐसे किया जाएगा? लोग नो नो में जवाब दे रहे हैं। अब तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं, इसी का दीजिएगा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाएगा कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया इनटू 100? क्या ये इसका सही कैलकुलेशन होगा? जवाब आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होगा जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उस टाइम पे डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया इनटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। अभी जो एनएसएसओ के अंडर भी एक बॉडी होती है जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करती है, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंडर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे आता है फिर आपका पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये पीएलएफएस ने जो अभी डेटा रिलीज किया था उसके हिसाब से रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट है अराउंड 5.3% और अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट है अराउंड 7.8%। तो जिसकी वजह से इंडिया का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.1%। इस डेटा को बोला गया था कि पिछले बार जो डेटा 1972 का डेटा था, 45 साल में अब तक सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर आया है वो इस सर्वे में आया है। ये सर्वे किया गया था 2017-18 ईयर के बीच में, ठीक है। तो जब पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि आता है आपका एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, इसने जब सर्वे किया 17-18 में, जो कि निकला था 2019 में, रिलीज हुआ था 2019 में, उस समय ये पता चला कि आपका जो अर्बन एरिया का लेबर फोर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है अराउंड 7.8%, रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 5.3%, इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट है अराउंड 6.1%। तो ये 45 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था। अगर पिछले क्लास को जो कल हमने क्लास किया था उसमें हमने बोला था कि स्टैगफ्लेशन के समय पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है, कि स्टैगफ्लेशन में तो इकोनॉमिक का स्टैग्नेशन हो रहा है, स्लो डाउन हो रही है, साथ के साथ इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो कल के क्लास से भी इसको लिंक कर सकते हैं कि ये स्थिति बनते जा रही है आपके यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारा कोर इन्फ्लेशन काबू में है, इसीलिए डरने की अभी जरूरत नहीं है। आरबीआई का जो रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है, जो उसका लिमिट है
4 ± 2%, उसको अभी तक ब्रीच किया गया है, 7.3% समथिंग है, लेकिन हमारा कोर इन्फ्लेशन अभी भी काबू में है, जो उसकी लिमिट होती है उसके अंदर में ही है। ठीक है। अब ये होता है कि ये जब सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, अब वो किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करती है, तो इसमें 3 स्टेटस होते हैं। ठीक है, एक होता है यूजुअल स्टेटस, एक होता है करंट वीकली स्टेटस, एक होता है करंट डेली स्टेटस। ठीक है, तो हमने देखा MOSPI मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। वो फिर 3 तरीके से स्टेटस चेक करता है। जो हम एक्टिविटी स्टेटस की बात कर रहे थे, एक्टिविटी स्टेटस में 3 चीजें थी। पहला था कि आदमी एम्प्लॉयड है सर्वे करते समय, या तो आदमी विलिंग है, अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जॉब नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयड आएगा। तीसरा कैटेगरी था जो विलिंग भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है, तो उस लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं बनेगा। अब लेबर फोर्स के जो पार्ट बन रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उसकी एक्टिविटी स्टेटस को चेक करने के लिए 3 मेथड होती हैं। पहला होता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस क्या होता है? जिसको पूरे के पूरे साल में एक भी दिन का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उसको बोलेंगे आप यूजुअल स्टेटस में अनएम्प्लॉयड। वीकली स्टेटस में, करंट वीकली स्टेटस में, अब एक साल कैसे गिन रहे हैं आप? आपका जो दिन था सर्वे का, उससे 365 दिन पहले का टाइम। तो उस 365 दिन के समय में एक भी दिन का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिला है तो उसको यूजुअल स्टेटस में अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक है। यूजुअली जो PLFS का सर्वे होता है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर आते हैं वो यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे ही आते हैं, जिसको मेजर टाइम जो 365 दिन थे उसमें अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे। करंट वीकली स्टेटस में जब भी सर्वे हुआ है उसके 7 दिन पहले तक एक भी घंटे का अगर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, डेटा मैं रिपीट कर दूंगा, डेटा के पीछे मत भागिए, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है। डेटा केवल आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं, आपके आर्गुमेंट का कोर नहीं बनाते हैं, तो डेटा पे उतना ध्यान मत दीजिए। ठीक है। करंट वीकली स्टेटस क्या होता है? करंट वीकली स्टेटस मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का एक भी घंटा उस व्यक्ति को नहीं मिला है जब सर्वे किए गया था उसके 7 दिन पहले तक। ठीक है। करंट डेली स्टेटस में उस पर्टिकुलर दिन में उसको 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है। ठीक है। तो यूजुअल स्टेटस 365 दिन का पीरियड होता है, सर्वे के 365 दिन पहले तक का। वीकली स्टेटस 7 दिन पहले तक का टाइम होता है। करंट डेली स्टेटस 1 दिन पहले का टाइम होता है। ठीक है। यूजुअल स्टेटस के हिसाब से ही हमारे जो PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो NSSO के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है। मैं एक बार डेटा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं कि डेटा है नहीं, स्लो बोलिए। तो रूरल और अर्बन एरिया का डेटा अलग अलग आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूरल एरिया का वर्कफोर्स अलग रहेगा, अर्बन एरिया का वर्कफोर्स अलग रहेगा। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अलग होती है, अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अलग होती है। ठीक है। तो इसीलिए रूरल और अर्बन एरिया का डेटा अलग अलग आएगा। तो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का दर था 5.3% और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का दर था 7.8%। ठीक है। 5.3% रूरल एरिया में और 7.8% अर्बन एरिया में। ठीक है। अब आते हैं कितने कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। पहले तो हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है। अब कंसेप्ट रिपीट करने की बात हो रही है, सर ने बोला है, तो हम देख रहे थे कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए हम किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं कि आदमी एक दिन से बेरोजगार है, एक हफ्ते से बेरोजगार है, या एक साल से बेरोजगार है। तो हम जब एक साल की बेरोजगारी को देखते हैं तो उसको यूजुअल स्टेटस बोला जाता है कि एक साल में उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। एक साल का पीरियड जो रहेगा, एक साल का जो पीरियड रहेगा, 365 दिन का पीरियड रहेगा, वो कब से कैलकुलेट किया जाएगा? जैसे मैं आज के दिन में सर्वे शुरू कर रहा हूं अपना, आज
अगर मैं सर्वे 1 अप्रैल को शुरू कर रहा हूँ तो उसके 365 दिन पहले तक, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पिछले साल का डेटा लिया जाएगा कि उसमें अगर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट साल भर में नहीं मिला है तो उस व्यक्ति को यूजुअल स्टेटस कैटेगरी में अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक है। वीकली स्टेटस में क्या बोला जाएगा, आज के डेट में 1 अप्रैल से 1 हफ्ते पहले तक यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिला है, 1 घंटे का भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, तो उस व्यक्ति को करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है। तीसरा, करंट डेली स्टेटस, मतलब किसी व्यक्ति को अगर उस दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है तो उसको उस दिन के हिसाब से बेरोजगार माना जाएगा। तो जो भी डेटा हमारे पास आता है वो इन स्टेटस, जो ईयरली स्टेटस है, यूजुअल स्टेटस जिसको बोलते हैं, जो वीकली स्टेटस है करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से, और डेली स्टेटस है जो करंट डेली स्टेटस को आपके बताता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। उसके बावजूद भी उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। काम करने के लिए अवेलेबल है, काम करने के लिए विलिंग है, काम करना चाहता है और अवेलेबल है, तो अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके लेबर फोर्स कितना है। लेबर फोर्स कौन बनाता है किसी भी देश में, एम्प्लॉयड लोग और अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है। अब जब लेबर फोर्स की बात आ गई तो आपको अनएम्प्लॉयड लोगों को कैलकुलेट करना है। टोटल लेबर फोर्स आपको पता चल गया, अब आपको अनएम्प्लॉयड लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अनएम्प्लॉयड लोगों को कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है यूजुअल स्टेटस, जो 365 दिन में जिनको कभी भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। वीकली स्टेटस में भी 1 घंटे का समय पिछले 7 दिनों में देखा जाएगा। 1 घंटे का समय पिछले 7 दिनों में, वो उसको वीकली अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा कि पिछले वीक में वो पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयड था। अगर 1 घंटे से ज्यादा काम मिल गया है तो उसको उस वीक में अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। उसके बाद करंट डेली स्टेटस में भी 1 घंटे का ही समय लिया जाएगा, लेकिन डेटा दिन का होगा, उस दिन के लिए वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। तो आपको अगर ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो आपको लंबा पीरियड चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए आप यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा यूजुअल स्टेटस में 365 दिन में अगर उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो उस डेटा को आप यूज करेंगे अनएम्प्लॉयड लोगों की गिनती करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी डाउट है तो हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये कोर इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अगर कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप लिख दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूं। आप लोग को ये कंसेप्ट अब समझ में आया कि नहीं आया है? अगर आपके बीच में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में अगर आपको अनएम्प्लॉयड, आपका लेबर फोर्स 10 लोगों का है, 10 लोग, चलिए हम इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास 20 लोग थे, उसमें से 10 लोग तो बोलते थे हम तैयार ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप लेबर फोर्स से पहले ही हटा दीजिए। ठीक है। अब जो 10 लोग बच रहे हैं उसमें एक आदमी आपके पास, आप बोलते हैं कि अब आपको अनएम्प्लॉयड लोगों को पता करना है उस 10 लोगों की लेबर फोर्स में। आपके पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि 4 लोगों के पास ऑलरेडी काम है, तो वो आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें नहीं गिनेंगे। जो बाकी 2 लोग बचते हैं, जो बाकी 6 लोग बच रहे हैं, उसमें से फिर आप देखोगे कि ऐसे 3 लोग हैं जिनको इस हफ्ते में काम मिल चुका है, तो भी आप उनको नहीं लोगे। लेकिन बाद में 3 लोग ऐसे बच रहे हैं उस 10 में से जिनको पूरे साल भर में काम नहीं मिला है, तो 3 डिवाइड बाय 10, आपका लेबर फोर्स 10 लोग का था क्योंकि 20 में से 10 लोग काम करने के लिए एग्री ही नहीं कर रहे थे, उनको काम करने का मन ही नहीं था, तो 10 लोग को वैसे ही हटा दिया। 4 लोगों के पास ऑलरेडी जॉब थी, उनको हटा दिया। 3 लोगों को कुछ काम मिला हुआ था पिछले वीक में, उनको आपने हटा दिया। अब 3 ही लोग बचते हैं जिनको
बिल्कुल भी काम नहीं मिला था पिछले साल में, तो आपके 20 लोगों के सैंपल में केवल 3 लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे यूजुअल स्टेटस के हिसाब से। तो आप जो अपना रिपोर्ट निकालेंगे उसमें आप बोलेंगे 3/10, क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी विलिंग नहीं थे, उनको आपने हटा दिया, तो 3/10 आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाएगा, मतलब 3%, सॉरी 30% आपका अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ये एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अभी तो हमने पता किया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत अलग अलग होते हैं, टाइप बहुत अलग अलग होते हैं। अब उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। लिखने का अगर आपको है तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लिखते जाइएगा, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आप लेक्चर को दोबारा सुन के भी इसको लिख सकते हैं, या मैं फोटो डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन लिखता मैं बहुत वो कंसंट्रेट करके हूँ, उसको बहुत कम लैंग्वेज वर्ड्स में लिखता हूँ, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो हम अब कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड। ठीक है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक ऐसा काम जिसको 4 लोग कर सकते हैं फिर भी उसको 10 लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो 4 लोगों को करना था लेकिन 10 लोग कर रहे हैं, तो 6 लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को छुपा रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर 10 लोगों का वर्क फोर्स जो हमारे पास था, 20 लोग थे, 10 लोगों को काम करने का मन नहीं था, 10 लोग का वर्क फोर्स बचा हुआ है। अब उस 10 लोगों में एक काम जो 4 लोगों के द्वारा किया जा सकता था उसको 10 लोग मिलके कर रहे हैं, तो जो आपके अनएम्प्लॉयड लोग, जो कि 6 लोग होने चाहिए थे, जिनको कोई काम नहीं मिलना चाहिए था, वो भी काम मिल रहा है, क्योंकि आप एक छोटे काम को बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बेरोजगारी छिप रही है। उसको बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे होता है कॉलेज के प्रोजेक्ट में, 10 लोगों को काम दिया जाता है, प्रोजेक्ट में काम 4 लोग करते हैं, लेकिन 6 लोग अपनी बेरोजगारी छुपाने के लिए उस प्रोजेक्ट में बस अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये कॉलेज में अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया होगा, स्कूल में प्रोजेक्ट किया होगा, तो पता रहता है कि उस प्रोजेक्ट में केवल 2 या 3 लोग ये मन लगा के काम करते हैं, बाकी लोगों का सिर्फ नाम लिखा होता है उस प्रोजेक्ट में। तो वही हो रहा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। तो अगर हम देखें हमारे देश में कि किस सेक्टर में ऐसा काम होता है जिसमें छोटे काम को करने के लिए ज्यादा लोग करते हैं, तो उसमें 2 सेक्टर बहुत क्लियरली आपको नजर आएंगे। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें जो काम कम लोगों के द्वारा किया जा सकता है उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो घर का ही काम होता है। छोटा सा आपका घर का जमीन है जिसमें आप खेती का काम कर रहे हैं, तो पूरा परिवार मिलके काम करता है, भले वो काम 2 लोग कर सकते हैं, परिवार के 10 लोग मिलके वो काम करेंगे। दूसरा टेक्सटाइल बिजनेस है, जो कि अगर मैकेनिकल नहीं है, लेबर पे डिपेंडेंट आपका पुश्तैनी टेक्सटाइल का काम है, कपड़े का काम है, तो भी उसमें छोटे काम को करने के लिए ज्यादा लोग लगते हैं, ज्यादा लोगों को यूज किया जाता है, जिसके कारण उसको डिसगाइज कर देते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को डिसगाइज कर देते हैं कि घर का ऐसा बंदा जिसको कोई काम मिल नहीं सकता था, फिर भी आपने उसमें इंक्लूड कर दिया उसको और उसकी बेरोजगारी छुपा दी, तो एक तरह से आपने उसकी एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज कर दिया। तो ये हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो फार्म लेबर्स हैं वो यूजुअली सीजन टू सीजन उनको काम मिलता है। हमारे देश में अराउंड 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। जो मेरे पास डेटा था वो पुराना डेटा है, लेकिन 58% था उस समय डेटा, अभी भी 50% से ऊपर है। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं डेटा को। तो हमारे यहाँ लगभग 55 से 58% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं। अब उसमें अगर सीजन टू सीजन ही आपका डिपेंड करता है कि अभी रबी का सीजन चल रहा है उस समय काम मिलेगा, उसके बाद जब खरीफ का सीजन आएगा उस समय काम मिलेगा। कई बार काम नहीं मिलता है क्योंकि कुछ काम नहीं है, पूरे खेत में, पूरे गांव में कोई काम नहीं होता है। तो जब सीजन आता है, जब बुआई का सीजन उस समय काम आएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। फिर जब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा उस समय आपको बुलाया जाएगा। तो सीजन टू सीजन आपको काम मिलता है। तो उसके कारण जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, एक सीजन पे जिनको काम मिलता है, बाकी समय उनके पास अगर काम नहीं है, उस समय अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा।
ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है एक स्टूडेंट ने, वो भी बहुत सही एग्जांपल है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में उसका एग्जांपल दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हमने देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा हम देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आपके यहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगारी है जो आदमी के पास पहले जॉब थी, वो फिर दूसरी जॉब ढूंढने के लिए अगर अपनी पुरानी जॉब छोड़ रहा है, और वो जो टाइम है जब वो नई जॉब को खोज रहा है उस समय वो बेरोजगार है, तो उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक नई जॉब की खोज में जब आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देते हैं, जो आपके पास उस समय अभी जो जॉब है उसको छोड़ के आप नई जॉब की खोज में जाते हैं, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। इसको अगर याद करना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे यूपीएससी का एग्जाम है, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए ग्रेजुएट पुरानी सरकारी नौकरी को छोड़ के आप यूपीएससी की नौकरी के लिए उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो उस चक्कर में जो आपकी बेरोजगारी का समय है उसको बोला जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक और एग्जाम्पल है जो समझ सकते हैं, जिसमें यह है कि परिवार के लिए हमारे यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज्यादा अपने करियर को सेक्रीफाइस करती हैं। ठीक है, वो पीरियड को छोड़ने के बाद, वो पीरियड खत्म होने के बाद जब वो जॉब खोजने जाती हैं, तो उस पीरियड को जब वो परिवार के लिए अपना जॉब छोड़ी थी उसको भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल रहेंगे जो आपको इजीली इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो जो यूपीएससी के लिए अपना जॉब छोड़ते हैं, दूसरा परिवार के लिए जो लोग अपना जॉब छोड़ते हैं। ठीक है, अब चौथा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण का कंसेप्ट ये है कि मार्केट में स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन लेबर फोर्स के पास वो स्किल ही नहीं है। जैसे हमारे जो 20 लोगों का सैंपल साइज था, 10 लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे तो हमने लेबर फोर्स से हटा दिए। 10 लोग गए एक फैक्ट्री में काम मांगने के लिए, लेकिन उसमें से वैकेंसी 10 लोगों की थी। जो फैक्ट्री ने इश्तेहार दिया था उसमें बोला था कि 10 लोगों को हम काम देंगे, हमारे 10 लोग तो इसे सैंपल वाले वो पूरे के पूरे काम मांगने के लिए चले गए। लेकिन वहां जाके बोला गया कि आपको ये मशीन इस्तेमाल करना आना चाहिए, मतलब ये स्किल आना चाहिए। ये स्किल केवल 4 लोगों को आती थी, 6 लोगों को नहीं आती थी। तो हमारे 6 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो स्किल की कमी की वजह से जो मार्केट में स्किल की डिमांड है, वो डिमांड अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप बेरोजगार हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, पहला हमने पढ़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा हमने पढ़ा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा हमने कहा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल में हुआ कि अगर आपके यहाँ पे जो स्किल की रिक्वायरमेंट मार्केट में है, जो जॉब्स एक पर्टिकुलर स्किल के वाले लोगों को मिल रही है और आपको नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपके अंदर वो स्किल नहीं है, उस वजह से अगर आप बेरोजगार हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। ये 4 कंसेप्ट हमने समझ लिए, उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल और साइक्लिकल थोड़ा रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन सीजनल जो है वो है नेचर में जो सीजन्स आते हैं उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो बिजनेस साइकिल होता है। कई बिजनेस होते हैं जो बूम करते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर बूम करते हैं फिर नीचे आते हैं। उसकी वजह से, उस बिजनेस साइकिल की वजह से अगर किसी का जॉब लॉस हो रहा है तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जो बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हुए जिनको नौकरी मिल रही है, कि जब वो बिजनेस बूम कर रहा है तब उनको नौकरी मिल रही है, लेकिन जैसे बिजनेस बैठ रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, उसके वजह से अगर उनकी जॉब जा रही है, तो उसको फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। कंसेप्ट सिमिलर है सीजनल से, लेकिन एक तरफ आपका नेचर के सीजन की बात आ रही है, एक तरफ, और दूसरी तरफ आपकी बिजनेस के साइकिल की बात आ रही है। और जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक साल में उसका सीजन का साइकिल शुरू होगा, लेकिन साइक्लिकल में जरूरी नहीं है कि वो उस साल में ही हो। वो 2 साल में, 3 साल का बिजनेस साइकिल हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। तो ये साइक्लिकल जो है, वो जो बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हुए जिनको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म में आपको बस बताना है
कि कितना समय से कोई जॉब ढूंढ रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये 27 वीक का समय होता है। ये केवल कंसेप्ट बताने के लिए बता रहे हैं। अगर कहीं पे पूछ लिया कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो 27 वीक, 27 हफ्ते से अगर कोई जॉब खोजने के लिए विलिंग है, 27 वीक से अवेलेबल है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार है, तो उसको लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है। अब होता है हाई स्किल का काम जानने वाले लोग अगर लो स्किल वाले काम को करेंगे सरवाइव करने के लिए, तो उसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे बहुत अच्छी डिग्री वाले लोग जब छोटे छोटे कामों के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत बार न्यूज में आता है कि एक जैसे ट्रैकमैन के लिए, रेलवे में ट्रैकमैन के लिए ग्रेजुएट, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, इन लोग अप्लाई किए थे। तो जब ऐसे लोगों को जॉब मिल जाती है तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी समझना जरूरी है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीका, एक पार्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो आज के डेट में इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, उससे छोटा काम कर रहे हैं। छोटा मतलब स्किल से रिलेटेड है। हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उनको जो स्किल आता है, जिसके लिए उन्होंने 4 साल पढ़ाई की है, वो पढ़ाई करने के बाद, वो स्किल हासिल करने के बाद अगर वो एक रिसेप्शन में बैठ के सिर्फ फोन अटेंड करने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके स्किल का वेस्टेज है, उनके ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज है, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? काफी सारे कंसेप्ट हैं आज की क्लास में, तो आप समय लीजिए। अगर कोई सा भी आपको टॉपिक, सब टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई टाइप समझ में नहीं आया है, तो प्लीज लिख दीजिए। 30 सेकंड में आप बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप टाइप करके लिख सकते हैं, तुरंत हम उसको दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है। अगर अभी नहीं पूछना है, बाद में कोई डाउट आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, तो उस समय ही हम लोग उस समय हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं हम कॉज क्या है। तो कॉज क्या हो सकता है? पहली बात तो हमारे एक जो डाउट आया है वो अच्छा डाउट है। कैन अंडर एम्प्लॉयमेंट इज पार्ट ऑफ लेबर फोर्स? हाँ, वो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स रहेंगे, क्योंकि आपके लेबर फोर्स में बोथ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं, तो लेबर फोर्स का वो पार्ट बनेंगे। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयड पार्ट ऑफ लेबर फोर्स बनेंगे। अंडर एम्प्लॉयड को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन उनके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं। उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल रहे हैं, हम उनको अंडर एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। तो लेबर फोर्स का तो पार्ट बनेंगे। ठीक है। क्योंकि आपके लेबर फोर्स में दोनों तरीके के लोग आते हैं, एम्प्लॉयड लोग भी आएंगे और अनएम्प्लॉयड लोग भी आएंगे। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का एक डाउट आया है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, अब बहुत समय से बेरोजगारी है, लॉन्ग टर्म से बेरोजगारी है। ठीक है। लॉन्ग टर्म से अगर किसी की बेरोजगारी है, तो कितने समय को आप बोलेंगे कि वो लॉन्ग टर्म है? एक समय सीमा होनी चाहिए कि इतने समय से अगर कोई नौकरी खोज रहा है तो वो लॉन्ग टर्म से बेरोजगार है, तो वो 27 हफ्ते का समय माना गया है। ठीक है। अब ये फिर पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में वो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयड लोग भले ही अंडर एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनके पास जो हमारे यूजुअल स्टेटस का जो क्राइटेरिया है, करंट डेली वीकली स्टेटस का क्राइटेरिया है, करंट डेली स्टेटस का क्राइटेरिया है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। तो वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी कैलकुलेट नहीं होंगे, उनको एम्प्लॉयड ही माना जाएगा। अंडर एम्प्लॉयड अगर इंडिविजुअल कोई है, उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हमने पढ़ा था यूजुअल स्टेटस में, करंट वीकली स्टेटस में, करंट डेली स्टेटस में, तीनों कैटेगरी में वो फिट नहीं बैठेंगे, उनको एम्प्लॉयड ही माना जाएगा, उनको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अंडर एम्प्लॉयड कोई व्यक्ति है, वो जो अपने स्किल के नीचे वाला काम कर रहा है,
तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे यहाँ पे। तो जो बेसिक कारण है, सबसे पहला तो आपको दिख जाएगा कि पॉपुलेशन, हमारा लार्ज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। जितना पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे आज की डेट में, जो आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि 70 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 साल के नीचे है। जब इतना बड़ा आपके पास वर्क फोर्स है, आपका लेबर फोर्स इतना बड़ा है जो विलिंग है, अवेलेबल है वर्क करने के लिए, और उस लेबर फोर्स को काम देने के पास आपके पास जॉब्स की कमी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसकी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि जितना बड़ा आपका लेबर फोर्स है उतना बड़ा आपका जॉब का मार्केट नहीं है। ठीक है, अब जो डाउट आ रहे हैं वो हम क्लास के एंड में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका लेबर फोर्स होगा। उस लेबर फोर्स को जॉब देने के लिए आपके मार्केट में अगर जॉब नहीं है तो वो बहुत बड़ा कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री में काम को दो तरीके से किया जा सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव काम किया जाए कि बहुत सारे लेबर मिलके वो काम कर दें, या फिर मशीन वो काम करे। तो अगर ऑटोमेशन आता है किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उस ऑटोमेशन के कारण जो जॉब्स जा रही हैं उसको, ये बहुत बड़ा कारण बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट का, कि ऑटोमेशन आने के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चलेगी। जैसे अभी लेटेस्ट जो एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसके कारण काफी लोगों की जॉब जाने के चांसेस के बारे में आर्टिकल आ रहे हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो टेस्टर जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो टेस्टर का काम अब एआई करेगा। इवन आपका जो एआई है जो बात कर सकता है ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन इमोशंस के साथ बात कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो बीपीओ में काम मिलते हैं, कॉल सेंटर वाले मिलते हैं, वो भी आपका वो ले जाएंगे। आप अगर अभी कुछ एप्स यूज कर रहे होंगे, चाहे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, इन सब ऐप में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली फोन पे बात करिए, या तो आपको एक चैट बॉट दे दिया जाएगा। चैट बॉट आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके वो आपका काम खत्म कर देगा। तो चैटबॉट एआई ही है जो आपके टाइप किए हुए सेंटेंस में कीवर्ड खोज के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये भी एक तरह से आपके जॉब्स को ले रहा है। तो एआई के कारण, जब अगर बीपीओ में ऑटोमेशन आ रहा है एआई की वजह से, और उसके कारण जो जॉब जा रही है, वो भी एक बड़ा कंसर्न है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में, जिसमें 50% से ज्यादा लेबर हैं, उसके उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर आ रहा है जिसमें हमारे 50% से ज़्यादा लेबर काम कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता उस साल, या उस सीजन में वो काम नहीं मिलता। उसके साथ साथ कुछ कुछ सीजन में तो बिल्कुल काम नहीं होगा, जैसे 2 सीजन के बीच का टाइम है उसमें काम नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करने के लिए स्किल्ड हैं, उससे उसके अलावा वो अपने स्किल को बढ़ाते नहीं है। तो तीसरा कारण ये है। पहला हमने देखा था लार्ज पॉपुलेशन है, उतने पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जॉब्स नहीं है। दूसरा ऑटोमेशन होते जा रहा है, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है जो कि ऑटोमेशन में हो रहा है, ऑटोमेशन जो काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ कर रही है। एक और सेक्टर है जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जो लोगों की जॉब्स को छीन रहा है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अब मशीन आपके हैंडीक्राफ्ट को डिजाइन करती है, चाहे वो आपकी दरी हो या चादर हो या फिर आपका कारपेट हो, अब वो मशीन कर रही है, तो वो भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। उसके बाद है कि आपके पास लेबर फोर्स है, मार्केट में जॉब्स भी हैं, लेकिन आप उतने उस स्किल को नहीं अपने पास रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो उस स्किल की कमी की वजह से भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एक और कारण है जो हमारा सोशल कारण है। सोशल कारण ये है कि वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत पुअर है, क्योंकि हमारे समाज में उनको काम करने से रोका जाता है। तो ये प्रॉब्लम अभी भी है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स जो है वो पुअर है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो हमने
मोटा मोटा करीब 5 या 6 रीज़न देखे हैं। एक तो बड़ा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से उतने जॉब्स नहीं मिल रहे, तो जितने लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। ऑटोमेशन की वजह से। उसके बाद बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोग डिपेंडेंट होते हैं और जैसे ही काम नहीं होगा वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे स्किल पुअर हैं, पुअर स्किल की वजह से हमारे यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल पाते। जॉब अवेलेबल है लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपने स्किल डेवलप नहीं किया है। उसके बाद विमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है हमारे देश में तो इसके प्रभाव क्या होंगे। हमारे प्रभाव इस देश में क्या होगा, सबसे पहला तो ये होगा पॉवर्टी को बढ़ाएगा डायरेक्टली। आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप पुअर होंगे। सबसे पहला जो लॉजिकल कोरिलेशन है कि आप पुअर होंगे, पॉवर्टी को बढ़ाता है अनएम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जब अच्छा, ये अशोक जी ने पूछा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक कंसेप्ट है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया अभी बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन है वो यंग है। इंडिया का 70% पॉपुलेशन 35 साल से कम की उम्र का है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि हमारे पास बहुत यंग वर्क फोर्स है जो कहीं भी एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री आप लगा दें, कितने भी बड़े आप बाहर भी, यानी इंडिया के बाहर भी आप अगर आप जॉब क्रिएट कर देंगे तो इंडिया के लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि यंग पॉपुलेशन है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक डिविडेंड जो है पॉजिटिव टर्म यूज किया गया है कि हमारा क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन हमारा यंग है, इसलिए इस पॉपुलेशन को, इस डेमोग्राफी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला गया है। क्योंकि जितना यंग और स्किल्ड वर्क फोर्स होगा उतने ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उतनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोगों के ऊपर, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी सर्विस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट है। तो अब कॉन्सिक्वेंसेज में जा रहे थे हम, प्रभाव में जा रहे थे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव आएंगे मार्केट में। अब जैसे पहला तो हो गया कि आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप पुअर होंगे। पैसे नहीं है आपके हाथ में तो एक और चीज होगी कि आप डिमांड आपके पूरे इकोनॉमी का कम हो जाएगा। क्योंकि डिमांड हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डिमांड कौन करता है, जो हम लोग हैं, आम जनता है। अगर आम जनता के पास जॉब नहीं है तो आम जनता के पास पैसे भी नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो सामान को खरीदने का डिमांड भी वो नहीं करेंगे। अगर सामान को खरीदने का डिमांड नहीं करेंगे तो डिमांड सप्लाई का हमने कर्व पढ़ा था पिछले बार, तो डिमांड कम होगी तो उस कमोडिटी की प्राइस भी गिरते जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा। जो हम अभी बात कर रहे थे पिछले पिछले 6 क्वार्टर में इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है। आरबीआई बहुत जल्दी रेपो रेट को नीचे कर रही है क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि डिमांड कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम है। तो डिमांड कम होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया है आपके सामने, तो ये भी डायरेक्टली उसको रिलेट कर रहा है कि क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसे की कमी है तो वो डिमांड भी कम कर रहा है। कल हमने देखा था इन्फ्लेशन के कारण हमारी सेविंग रेट में भी कमी आई है। हाउस होल्ड सेविंग रेट में 6% की कमी आई है, जिससे कंट्री का डिमांड और कम हो गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी जो पॉवर्टी आ रही है उसकी वजह से भी डिमांड कम हो रहा है, तो स्लो डाउन का कारण भी हो रहा है। तीसरा, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम एक तरह से वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। आप बोल रहे हैं जबकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 70% हमारा यंग पॉपुलेशन है। हमारे कंट्री की मीडियन एज, आप पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड, आप पढ़ते हैं कंसेप्ट स्टेटिस्टिक्स में, तो हमारे कंट्री की मीडियन एज 28 साल है आज के डेट में। तो उन लोगों को अगर आप काम नहीं देंगे तो आप वेस्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्स का। हर देश को ऐसा समय बहुत कम टाइम के लिए मिलता है जब उसकी पॉपुलेशन यंग होती है। आप जापान की बात करें, आप इटली की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, ये सारे के सारे एजिंग पॉपुलेशन है। मतलब इनका जो पॉपुलेशन का मेजर भाग जो है वो 50 साल 45 साल से ऊपर है, तो वो वर्कफोर्स का उतना बड़ा पार्ट नहीं बना पाते, तो उनको एजिंग पॉपुलेशन बोला जाता है। लेकिन आपके पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपके पास यंग पॉपुलेशन है, उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रभाव ये भी आ रहा है कि वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो हमारे यंग पॉपुलेशन में क्राइम को लेकर टेंडेंसी बढ़ जाती है।
क्योंकि आपको नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो आप इलीगल तरीके से एम्प्लॉयमेंट या पैसे कमाने की ट्राई करते हो, तो इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये आपका एक प्रभाव आएगा सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, एक जो सर ने बोला है फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो हम देंगे। कैन स्ट्रक्चरल, एक डाउट आया है, चलिए डाउट को पढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन से पहले अब डाउट को सॉल्व करेंगे। कैन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रीजन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? नहीं नहीं, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट आप क्लियरली समझ नहीं पाए हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो एक कंसेप्ट है, एक आपका पॉजिटिव फिनोमिना है। जब आपका पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ की आबादी है आपके देश में, उसमें 70 करोड़ से ऊपर के लोग यंग हैं। यंग लोग हैं तो जो काम करने के लिए आतुर होते हैं, यंग लोग जो होते हैं वो काम खोजते हैं। बूढ़े लोग जो रिटायरमेंट की एज में होते हैं वो काम करने के लिए आतुर नहीं होते हैं। वो विलिंग भले ही हो सकते हैं, अवेलेबल भले ही हो सकते हैं, लेकिन काम नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है, यंग लोग विलिंग भी होंगे, अवेलेबल भी होंगे काम करने के लिए। तो ये कंसेप्ट है। डिविडेंड बोलते थे ना आप, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी का शेयर, रिलायंस के शेयर आप खरीदते हैं तो आपको हर साल डिविडेंड मिलता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके रिटर्न में आपको डिविडेंड मिलता है। तो हमारे भारत का अगर आप एक देश के रूप में देखा जाए तो भारत के पास अभी एक बहुत बड़ा डिविडेंड है जो आपका पॉपुलेशन के फॉर्म में है, कि यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यंग पॉपुलेशन है तो यंग पॉपुलेशन को जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। यंग पॉपुलेशन अगर बैठा रहेगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था कि आपके पास मार्केट में जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो स्किल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है, कैन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज अ रीजन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड? नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट रीजन नहीं हो सकता, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर स्किल नहीं है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट करा सकता है। आप सवाल को उल्टा करेंगे तो सही हो जाएगा। कैन एन अनस्किल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड लीड टू अ राइज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? तो ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रीजन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो है कमेंट वो सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिनेरियो को तोड़ने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, या इस अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आएंगे वो आएगा मनरेगा। हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है, जो एग्रीकल्चर में 50% से ऊपर का लेबर फोर्स है जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क को करने के लिए, वो सीजनली अनएम्प्लॉयड होता है। ठीक है, अब जो सीजनली अनएम्प्लॉयड है लेबर, उसको अगर आप बीच में काम दे रहे हैं, अनस्किल्ड वर्क दे रहे हैं, जो एक गारंटीड 100 दिन का काम दे रहे हैं, जिसमें आपको पर डे का वेज भी फिक्स किया गया है, वो स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो 2005 में स्कीम आई थी। 100 दिन का काम मिलेगा, अनस्किल्ड काम मिलेगा, गांव में काम मिलेगा। ठीक है, वेज भी फिक्स किए जाएंगे और वेज बढ़ते गए हैं, शायद 202 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक ये स्कीम आ गई। उसके बाद आ गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, जिसमें इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए उसके हिसाब से अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए, जैसे किसी इंडस्ट्री को बहुत सारे वेल्डर चाहिए तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना है जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्किल दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें क्या हो रहा है कि ये भी आपका ग्रामीण एरिया में होगा, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से आपको ट्रेन किया जाएगा। और इसमें ये गारंटी दी गई है कि जितने लोग भी ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे उसमें 75% लोगों को जॉब दिया जाएगा। तो ये हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसके बाद आ रहा है आपका स्टार्टअप इंडिया। आज की डेट में हर कोई नॉर्मल रूटीन में जॉब नहीं करना चाहता, वो जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। जॉब क्रिएटर का मतलब अपना बिजनेस जिसमें वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा।
तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जिससे जो नई कंपनीज आ रही हैं, स्टार्टअप आ रही हैं, नया बिजनेस आ रहा है, उसको टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, क्लियरेंसेस से रिलेटेड हो गया, लिटिगेशन से रिलेटेड हो गया, ये सारा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, उसको बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम आई है जिसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। इसी का एक और सेम नाम वाला स्कीम है जो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया है जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देते हैं, जो SC ST और विमेन को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देंगे एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना बिजनेस करने के लिए। तो वो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया है एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और स्टैंड अप इंडिया है SC ST कम्युनिटी और विमेन कम्युनिटी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, सिमिलर स्टैंड अप इंडिया, पहले स्टार्टअप इंडिया था, अब स्टैंड अप इंडिया आ गया। उसी से सिमिलर एक योजना है मुद्रा योजना, PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो नॉन फार्म बिजनेस के लिए लोन देगा, जैसे ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसके लिए यूजुअली ये माइक्रो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्कीम लाई गई थी। जो बहुत ही लघु उद्योग हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं अभी, उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लिए, जो मेन स्ट्रीम तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्री के फॉर्म में काम कर सके, उसको लाने के लिए फिर ये स्कीम लाई गई है, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि लोन दिया जाएगा बिना किसी बैंक गारंटी के। और उस लोन को मुद्रा योजना के थ्रू मिलेगा, जिससे नॉन फार्म बिजनेस जैसे ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसको बढ़ावा मिलेगा और हमारे लोगों को बिना किसी बैंक गारंटी के लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम्स आई हैं, बहुत सारी स्कीम हमने बहुत कम टाइम में सुनी है। ये आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट के इकोसिस्टम में मैंने आपको ये स्कीम बताई है, मैंने इस स्कीम की स्पेसिफिक क्लास नहीं ली है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए ये चीज की जा रही है। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो समय रहता है, सबसे बड़ा कारण होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके लिए आपने नरेगा की स्कीम ले आई। रूरल एरिया में फैक्ट्री की डिमांड बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री में जो जॉब्स आ रही हैं उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना लाया, कौशल योजना लाया। सेम चीज अगर अर्बन एरिया में आपका है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया है आपने। फिर किसी को जॉब नहीं करना है, उसके लिए 3 स्कीम लेके आए। पहला था आपका स्टार्टअप इंडिया। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा पूरे देश में, जिसमें आपका क्लियरेंसेस से लेके लिटिगेशन, मतलब कोई आपका लीगल जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके साथ साथ आपका जो फंडिंग की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप इंडिया दिया गया है। आप अगर SC ST और विमेन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा अपने बिजनेस शुरू करने के लिए। उसके बाद नॉन फार्म सेक्टर में आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको दिया जाएगा मुद्रा योजना के तहत लोन बिना किसी बैंक गारंटी के। तो आप इसको 2 तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो जॉब पाने के लिए जो लोग जिस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जॉब जिसके कारण मिल जाए, और दूसरा था जॉब क्रिएटर बनने के लिए जो स्कीम है, उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो जॉब क्रिएटर बनने के लिए आपकी क्या क्या स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और जॉब सीकर के लिए कौन कौन सी स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट है, ये स्कीम की हम क्लास अलग करेंगे। ये केवल स्कीम हमने बेसिक एक फ्रेमवर्क, अनएम्प्लॉयमेंट की फ्रेमवर्क के अंदर ही इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, अभी 30 सेकंड का टाइम है। कोई भी डाउट आ रहा है मन में पूछिए, डाउट से कभी नहीं डरना चाहिए। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बार बार पूछा हुआ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कंसेप्ट सॉल्व होना चाहिए, आपके कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
कोई भी डाउट है? अब ये तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, अब इसके अलावा आप है वो क्या सोच सकते हैं, आप मेरे को वो आंसर लिखिए कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके क्या उपाय हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा था। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, कौशल योजना है जो ये आपके ग्रामीण कौशल योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है जो ग्रामीण एरिया में आपको स्किल प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है, जो वहां पे अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है, जो रूरल पॉपुलेशन में अगर कोई स्किल लेना चाहता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उसको जॉब मिल जाए, तो वो स्किल सिखाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना होगा। ठीक है, ये सारी स्कीम हम डिटेल में करेंगे। अब आप बताइए आपके सॉल्यूशन जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे। तो हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स देख ली, जो आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन बताइए। एक मिनट दे रहा हूं, यूनिक सॉल्यूशन बताइए। एफडीआई का प्रमोशन और इजी करने की बात की जा रही है जी। एफडीआई से इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री से ज्यादा जॉब्स आएंगी, जो लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, सही है। और क्या बोल सकते हैं? एक अभी तक आंसर आया है मेरे पास और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, ये यार नया सॉल्यूशन नहीं है। आप एग्जिस्टिंग स्कीम के कंधे पे ही बंदूक चला रहे हो रख के। ठीक है, मेरे को नया सॉल्यूशन दो, पुरानी स्कीम को ठीक करेंगे ये वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ज्यादा अच्छा वो है। आप स्टार्टअप इंडिया, वही मैं बोल रहा हूँ, आप स्कीम को ठीक करने के आंसर आप दे रहे हो। स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हमने स्किल डेवलपमेंट की के लिए पढ़ा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ही है, तो ये अलग कैसे हो गया? देखिए, चलिए अब हम देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ट्राई किया है, तीन चार लोगों ने ट्राई किया है, 31 लोग हैं अभी, जिसमें से तीन चार लोगों ने ट्राई किया, जो बहुत कम रेशियो है। टाइपिंग स्पीड सबकी बहुत अच्छी है, व्हाट्सएप टाइप करते समय सब लोग बहुत तेजी से टाइप करते हैं, सबको पता होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल और कॉलेज में स्किल बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि स्कूल और कॉलेज में आपके यहाँ पे स्किल का एक सेशन होना चाहिए हर क्लास में, चाहे आप पहली क्लास में हो या 12वीं क्लास में हो या कॉलेज में हो, आपको स्किल सिखाना चाहिए ताकि आप एम्प्लॉयबल रहें, हर स्टेज पे एम्प्लॉयबल रहें। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग बहुत जल्दी स्कूल या कॉलेज छोड़ते हैं क्योंकि उनको घर में मदद हाथ बटाना होता है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लंबे लंबे समय तक पढ़ाई करना, काम नहीं करना। तो अगर स्कूल में ही और कॉलेज में ही आपका स्किल का करिकुलम डाला गया है तो ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। डेयरी फार्म को करना ये भी ठीक है। एक अभी आया है कि आप जितने ज़्यादा ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन लगी हुई है वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ये भी सही बात है। लेकिन इसको अगर आप देखें, जैसे अब हम ये एक और डाउट आया है कि यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द की फैक्टर टू लॉन्च दीज गवर्नमेंट स्कीम ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज करेक्ट और नॉट? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो
अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है वो यूजर स्टेटस के रूप के बेसिस पे ही निकाला जाता है। तो यूजर स्टेटस के बेसिस पे जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे ही स्कीम बनाई जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यू में आ भी सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, नई कंपनीज ओपन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, अब देखिए ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं यूजर स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन आया था। अभी नोवल जो आइडियाज आए हैं मेरे को जो मिले आपकी तरफ से वो ये थे कि पहला कि स्कूल और कॉलेज में स्किल का करिकुलम लाया जाए, बिल्कुल सही है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्किल का करिकुलम लाना चाहिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई छोड़ता भी है स्कूल तो एक लेवल तक उसको स्किलिंग होगी मार्केट से रिलेटेड। हमारे यहाँ पे नहीं होता, लेकिन विदेश में स्कूल में ही कारपेंट्री आपको सिखाई जाती है, आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क भी स्कूल में ही सिखाया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक तबके के बच्चे ही पढ़ते हैं और सबको लेना होता है, वो ऑप्शनल नहीं होता, सबको एक स्किल सीखना होता है। तो वो सेम चीज हमारे यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री खोलने की बात की जा रही है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो लिमिटेड है। कुछ ही एरियाज में बहुत सारी इंडस्ट्री पनप गई है जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर आ रहा है, वहां पे माइग्रेशन हो रहा है। अभी आपने माइग्रेशन का प्रॉब्लम देखा भी है, जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ एरियाज में इतने सारे माइग्रेंट लेबर थे जिनको अचानक से छोड़ के अपने घर वापस जाना पड़ा। तो हमको ये चाहिए कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है आपके एरिया के अराउंड मिल जाए, तो इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको उस एरिया में आपके सेक्टर डेवलप करने होंगे जो उस एरिया को केटर कर सकते हैं। जैसे कुछ एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जो वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो उस एरिया की मैन्युफैक्चरिंग से वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना सकते हैं। कहीं पे आप डिफेंस सेक्टर का हब बना सकते हैं। कहीं पे आप जो आपका रिटेल की चीज़ें होती हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होती हैं, उसके सेक्टर्स आप लगा सकते हैं। कुछ एरियाज को आप नया सर्विस सेक्टर के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर के लिए ना कोई आपको स्पेशल जगह चाहिए होती है, ना ही आपको कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक ही रॉ मटेरियल है, वो है स्किल। ठीक है, तो आप नए एरियाज को डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी उस एरिया की। क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर भी स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कम होते हैं, लेकिन अगर आप यूपी, बिहार और राजस्थान में देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। यूपी में भी अगर आप देखेंगे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले एरियाज में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, लेकिन बाकी एरियाज में वो कंपनीज नहीं है, तो उस एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि रीजन जो दो रीजन्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का फर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस एरियाज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक ही जो अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं उसको एक ही धागे में पिरो सकते हैं। एक मल्टी डायमेंशनल आप अगर अप्रोच लेके चलेंगे, जिसमें स्किलिंग से लेके जॉब क्रिएशन से लेके आप जॉब सीकर को हर तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले एक पॉइंट लाया गया था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और अर्निंग भी बढ़ेगी। ये आपके फार्म सेक्टर के उसमें भी लिया जा सकता है, सॉल्यूशन में भी लिया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, जैसे अभी आप गेहूं की बात है, रबी में अभी गेहूं सब जगह लगा होगा, आप सबको पीडीएस में गेहूं दिया जाता है, 5 किलो गेहूं दिया जाएगा, 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। गेहूं को सबको पिसाना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपना सही रखेंगे तो गेहूं की वैल्यू उतनी नहीं होती जितने आटे की वैल्यू होती है। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हर जगह रखेंगे, जो एक डेवलप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर होगा, हर एरिया में होगा, हर एग्रीकल्चर बेल्ट में होगा, तो वो एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको लेना पड़ेगा, आपको स्किलिंग बेसिक लेवल से शुरू करनी पड़ेगी, करिकुलम बेस शुरू करनी पड़ेगी। और ये अभी एक आया है एरिया वाइज लोकल एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है,
बिल्कुल सही है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है अपने एरिया, कुछ कुछ एरियाज का, वो भी सही है। तो वही बात हम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। अभी एक ने दिया था कि हमको लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए, ये आप बैलेंस व्यू रखेंगे तो बेटर होगा। आप अगर लेबर इंटेंसिव कोई काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी कंट्री ऑटोमेशन करके आपके सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आप लेबर इंटेंसिव करने के चक्कर में अगर ऑटोमेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आप उतनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे जितनी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि आपको ऑटोमेशन नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में कोई और सेक्टर आपको रिप्लेस कर देगा, कोई और कंट्री आपको एज अ सप्लायर रिप्लेस कर देगी। तो हमेशा एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। कोई भी सेक्टर पूरी तरह से लेबर इंटेंसिव भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए। ऑटोमेशन जरूरी है क्योंकि आपको चेंजिंग टाइम के साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी भी चेंज करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे, लेबर लॉ से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है उसमें चेंजेस उतने ज़्यादा लेट होते हैं। जैसे रेलवे सेक्टर में इतने ज़्यादा लेबर्स हैं, रेलवे सेक्टर बहुत ज़्यादा हेविली लेबर डिपेंडेंट सेक्टर है, इसलिए कोई भी चेंज होती है तो उसमें बहुत जल्दी यूनियन का वो आ जाता है, रिबेलियन आ जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हर एग्जाम्पल आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको एक बैलेंस रूप में देखा जाए जिसकी वजह से वो कंपिटिटिव एज अपना ना खो दे। ठीक है, तो हमने नए आइडियाज भी देखे, हमने गवर्नमेंट के आइडियाज भी देखे। अब उसके बाद एक कंसेप्ट है जो इन सबसे अलग है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। किसी ने सुना है इसके बारे में? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप के बारे में? जो बनारस गए होंगे वहां देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी लोग रहते हैं जो महीनों तक बनारस में रहते हैं। नॉर्वे के होते हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्वीडन के होंगे। वहां पे उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है कि आप बेरोजगार हैं तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है। और वो भत्ता फिर इंडिया में आके वो आराम से बनारस में रह के वो खर्चा करते हैं। ये मेरे को पर्सनल एग्जाम्पल से पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता इतना ज्यादा मिल रहा है कि उसके बाद आपके अंदर का जो विलिंगनेस होता है काम करने का, वो खत्म हो जाता है कि आपके अंदर वो मेहनत करने की इच्छा शक्ति ही नहीं रहती है कि आप जाएं बाहर में और जॉब खोजें, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पैसा मिले आपकी बेरोजगारी भत्ते से। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप वो ट्रैप है जिसमें गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सोशल सर्विस का एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ते के रूप में। लेकिन वो बेरोजगारी भत्ते के लालच में या उस बेरोजगारी भत्ते के कारण जो एक आलस उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर में, उसके कारण जब वो जॉब नहीं खोज रहे हैं, जॉब खोजने नहीं जा रहे हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्कीम ही अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। अब ये हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले बार जो राज्य के चुनाव हुए थे उसमें कई राज्य के चुनाव में पार्टी मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को बहुत ज्यादा हाइक देने की बात कही गई थी। तो इसीलिए ये हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। अभी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती है, लेकिन बहुत कम दी जाती है और कुछ ही स्टेट्स में दी जाती है। ठीक है, ये अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग इसको लेके आराम से घर पे बैठ सकें और जॉब नहीं करें। लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर डिस्कशन पिछले बार हुआ था कि हम लोगों को घर बैठे पैसा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे, तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट दोबारा पढ़ा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कोई डाउट है कि नहीं है? अभी तक कोई इस लेक्चर को लेके आपके अंदर कोई डाउट है तो 30 सेकंड के अंदर पूछ लीजिए प्लीज।
कोई भी डाउट हो, अगर दोबारा कोई कंसेप्ट समझना हो, हम एक बार रिवाइज करेंगे एक पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, अब हम इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के बारे में आज पढ़ा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि न्यूज़ में बहुत टाइम से, पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। अब उस डिबेट में हमको नहीं पढ़ना है, हमको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था कि बेस क्या है, कि कोई आदमी विलिंग है काम करने के लिए, कोई आदमी अवेलेबल है काम करने के लिए। ये दो चीज़ें होने के बावजूद भी अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है तो वो अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करना, उसका डेटा मेंटेन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में एनएसएसओ, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में जो लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करती है, उसके अंडर में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और जो एनएसएसओ है, उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई अगर लेबर फोर्स का पार्ट है, ठीक है, वो एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, तो उसका एक्टिविटी स्टेटस देखा जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयड है तो एक्टिवली जो है वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। अगर वो अवेलेबल है काम करने के लिए, विलिंग है काम करने के लिए, तो उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। जो अवेलेबल नहीं है, विलिंग नहीं है, उसको लेबर फोर्स से हटा दिया जाएगा। अब एक्टिविटी स्टेटस को कैसे नापा जाएगा, तो 1 साल की एक्टिविटी स्टेटस नापने के लिए यूजुअल स्टेटस है, 1 वीक की एक्टिविटी स्टेटस नापने के लिए करंट वीकली स्टेटस है, 1 दिन की एक्टिविटी स्टेटस नापने के लिए करंट डेली स्टेटस है। उसके बाद हमने देखा कि कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें छोटा काम करने के लिए ज़्यादा लोग भिड़े हुए हैं। उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें सीजन के चेंज होने की वजह से जो जॉब चले जाती है, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लेबर है, जो एक पर्टिकुलर सीजन में जिनको जॉब मिलेगी, लेकिन बाकी सीजन में वो खाली बैठे रहेंगे। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूपीएससी के लोग होते हैं और जो परिवार के लिए जॉब छोड़ते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो स्किल की कमी की वजह से जो जॉब नहीं ले पाते, जॉब अवेलेबल है लेकिन स्किल की वजह से नहीं ले पाते। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस साइकिल ऊपर आने की वजह से इनको जॉब मिलता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस साइकिल नीचे जा रहा है उनका जॉब छूट जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब काफी लंबे समय से बेरोजगार है, तो लॉन्ग टर्म कितना होता है, 27 हफ्ते का टाइम होता है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कि अच्छे स्किल, हाई स्किल वाले लोग, अच्छी डिग्री वाले लोग अगर कम स्किल वाला काम कर रहे हैं तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, ऑटोमेशन की वजह से हो रहा है। उसके बाद 50% से ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ स्किलिंग बहुत पुअर है। उसके हमारे यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत पुअर है, क्योंकि हमारा सोसाइटी विमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने देता है जॉब से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण भी हो सकता है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ह्यूमन जो कैपिटल है आपका, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, तो आपके जॉब सीकर वाले इनिशिएटिव हैं और जॉब क्रिएटर वाले इनिशिएटिव है। जॉब सीकर वाली इनिशिएटिव में आपकी नरेगा हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो जाएगा। उसके बाद आपका जॉब क्रिएटर, जो आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए स्कीम आएगी, उसमें आएगा आपका मुद्रा योजना, उसमें आएगा आपका स्टैंड अप इंडिया, उसमें आएगा आपका स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी स्कीम देखी कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल स्कीम प्रोवाइड की जाए, जिसमें एक ही छत में एक जॉब क्रिएटर को भी सारे सॉल्यूशन मिल जाए, जॉब सीकर को भी सारे सॉल्यूशन मिल जाए, स्कूल और कॉलेजेस में स्किलिंग की सुविधाएं दी जाए। उसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटी है, जो दो रीजन के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा फिगर का डिफरेंस आ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए रीजन स्पेसिफिक इंडस्ट्री लेके आई जाए। और हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके भी सॉल्यूशन है, जो भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट्स हैं, बेरोजगारी भत्ता है, उसकी वजह से ही लोग अगर आलस में आके जॉब नहीं खोज रहे हैं तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहा जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया है, नहीं आया?
या कोई भी कंसेप्ट दोबारा समझना है। कोई भी कंसेप्ट रिपीट कर सकते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, चलिए आज इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा। कल हम कोई नया टॉपिक करेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो लिख दीजिए ग्रुप पे, उस टॉपिक को उठाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।